नमस्कार। फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण, एक्सेलरेशन। जैसे जब हमने गति की बात की थी तो उसमें आपको ये भी समझना होगा कि जब कोई भी वस्तु गति करती है, गति क्या है? समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। तो जब भी कोई वस्तु गति करती है तो ज़रूरी नहीं है कि गति करती हुई वस्तु का जो वेग है वह पूरे गति के दौरान एक समान बना रहे। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी, कार या फिर कोई अन्य वाहन चलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पूरे गति के दौरान जो वेग है वो एक समान नहीं बना रहता है। उसमें समय के साथ परिवर्तन होता है, कभी वो ज़्यादा तीव्र होता है, कभी वो मंद होता है। और आपने नोटिस किया होगा, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक्सेलरेटर। ये एक्सेलरेटर वो होता है जो गति को या कह लीजिए वेग को या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। एक शब्द का और प्रयोग करते हैं, हम पिकअप शब्द का प्रयोग करते हैं। इन्हीं जो भौतिक जीवन में जो हम एक्सेलरेटर, पिकअप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनका जो संबंध होता है, सीधा संबंध, वो त्वरण से होता है, एक्सेलरेशन से होता है। एक लाइन में अगर हमको त्वरण को परिभाषित करना हो तो हम ये बताएंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब भी कोई वस्तु गति कर रही होती है तो समय के साथ उसके वेग में किस तरह का परिवर्तन होता है, इसी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा यही है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। जब एक निश्चित समय में वेग में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग, जब कोई वस्तु गति करती है, जैसे एक स्थान A है और दूसरा स्थान B है, तो हमने मान लिया कि उसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। तो इन दोनों ही वेगों का अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जो अंतर होगा उसे हम वेग का अंतर कह देते हैं या वेग अंतराल कहेंगे। और जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जब गति करना शुरू की तो यहाँ का जो समय होगा वो प्रारंभिक समय और यहाँ का समय जो होगा अंतिम समय होगा। तो अंतिम समय जैसे मान लेते हैं T2, प्रारंभिक समय हो गया T1। तो प्रारंभिक और अंतिम या फिर कहिए अंतिम में जब प्रारंभिक समय का हम अंतर ज्ञात करते हैं उसे हम समय अंतराल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वस्तु जो है, यहाँ से कोई वस्तु है 8 बजे गति करना शुरू करती है और 9 बजे जो है वह बी बिंदु पर पहुँच जाती है। तो अगर आप अंतराल लिखेंगे तो 9 बजे माइनस 8 बजे, लेकिन समय का मान कितना आएगा? 1 घंटा आएगा। तो वास्तव में आप देखें तो मैग्नीट्यूड, परिमाण समान होता है, चाहे हम समय कहें या समय अंतराल कहें। समय अंतराल कहने से हमको ये पता चल जाता है कि जो 1 घंटा है वो किस समय से किस समय के बीच का है। तो इस तरह से आप देखिए, त्वरण बराबर हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? ए बराबर, ए एक्सेलरेशन है, त्वरण है, भी माइनस यू अपान टी। यहाँ पर ए क्या होगा? एक्सेलरेशन, त्वरण, भी है अंतिम वेग, ये अंतिम वेग, यू है प्रारंभिक वेग और टी है समय। तो चाहे समय लिखिए या समय अंतराल लिखिए, जो इनका परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, संख्यात्मक मान होगा, वो एक समान होगा। इसको आप दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप इसको ए बराबर भी माइनस यू अपान टी ना लिखें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो त्वरण होगा वो u2 माइनस u1 अपान t2 माइनस t1। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बस लिखने का तरीका बदल जाता है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। जैसे एक उदाहरण है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में गति कर रहा है। फिर 10 सेकंड बाद उसका वेग बढ़ करके 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसका त्वरण कितना होगा? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले उसका वेग कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। बाद में उसका वेग कितना हो गया? 30। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? v माइनस यू अपान टी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर v का मान कितना हो गया? 30। u का मान कितना हो गया? 10। और समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड का। तो आप क्या कर देंगे? 30 माइनस 10 बटे 10, क्योंकि समय भी 10 है। तो इस तरह से यहाँ पे त्वरण कितना आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब हम बात करते हैं त्वरण की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। तो त्वरण जो है एक सदिश राशि है, इसका मान ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मान जो है परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी निर्भर करता है। परिमाण के अलावा दिशा पर भी निर्भर करता है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, जैसे अगर हम पहले जब चल रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 8 बजे गति करना शुरू किया या बाइक को 8 बजे चलाना शुरू किया, 10 मिनट बाद जो है उसका जो वेग था जो 10 से बढ़कर 20 हो गया, फिर आगे चलकर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। तो आप देखेंगे समय के साथ जब वेग की दर बढ़ रही होती है तो इसको हम सकारात्मक त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर कुछ समय बाद स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर से घटकर 50 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो आप इसे कहेंगे कि वेग में कमी हो रही है। और वेग में जब ऋणात्मक परिवर्तन होता है तो उसकी दर को हम मंदन कहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि त्वरण दो प्रकार का हो गया, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। जब समय के साथ वेग घटता है तो ऋणात्मक त्वरण, और जब समय के साथ वेग बढ़ता है तो वो धनात्मक त्वरण होगा। फिर इसका आप मात्रक निकाल सकते हैं, मात्रक और विमीय सूत्र दोनों को निकालने का एक ही तरीका है। आपको पता है त्वरण बराबर क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेग में परिवर्तन, तो आप परिवर्तन तो यहाँ पे कोई राशि नहीं है, जहाँ पे वेग है वेग की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मात्रक उसका लिख लीजिए। तो वेग क्या है, विस्थापन की दर, अर्थात मीटर पर सेकंड, और बटे समय पहले से है, तो इस तरह से इसका मात्रक क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण या एक्सलरेशन का एसआई पद्धति में मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हम लिखते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो इसका स्टैंडर्ड मान है, जो मानक मान है, वो 9.8 होता है। तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहीं से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, त्वरण त्वरण बराबर आपको पता है कि वेग में त्वरण, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए वेग में परिवर्तन बटे समय। अब आप ये बताएं कि वेग क्या होता है, वेग है विस्थापन की दर, तो जहाँ पर वेग है वहाँ पे आप लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, और एक समय पहले से लिखा हुआ है। और आपको याद होगा कि विस्थापन को हम एल से दर्शाते हैं, तो हमने एल से दर्शा दिया, समय को टी से दर्शाएंगे तो ये टी इंटू टी हो गया। तो इस तरह से यहाँ से सीधे बन जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। आप इसको अब विमीय सूत्र के रूप में लिख दीजिए, तो ये एल इंटू टी टू पावर -2 ये लिख सकते हैं। या आप इसको अगर एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसमें चूंकि मास है नहीं, तो आप इसको m0 L टी टू पावर -2 के रूप में भी लिख सकेंगे। तो इस तरह से आप इसका विमीय सूत्र याद रखेंगे, L टी टू पावर -2, इसका आप मात्रक याद रखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर यहीं पर देख लेते हैं, अगर गति एक समान हो रही है, एक समान मतलब त्वरण में परिवर्तन जो है एक समान बना हुआ है, तो एक समान त्वरित गति के लिए जो गैलीलियो ने गति के समीकरण दिए हैं, तो इन समीकरण में जो पहला समीकरण है, इसमें पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। भी यहाँ पर क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, त्वरण, और t क्या है, समय। फिर गति का जो दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर इन समीकरण का प्रयोग करके अन्य समीकरण भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये समीकरण जो हैं ये ध्यान रखने हैं, इनका प्रयोग करके अलग अलग स्थितियों में या तो हम वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं, या विस्थापन का मान ज्ञात कर सकते हैं, या त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर हाफ u प्लस भी इंटू टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर हम अलग से बात कर लें मंदन, त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसी ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कह देते हैं। तो रिटॉर्डेशन या फिर मंदन शब्द का जो प्रयोग है वो त्वरण के एक प्रकार ऋणात्मक त्वरण के लिए किया जाता है। और त्वरण का मात्रक चूँकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसीलिए मंदन का मात्रक भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे गति संबंधी नियम।